हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर एक अलग रार मची हुई है। पहली बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि दोनों दलों में बहुत ज्यादा बागी उम्मीदवार मैदान के अंदर है। जो कुछ हरियाणा में अभी दिख रहा है वो थोड़ा उससे सतह के अंदर ज्यादा है, लेकिन एक स्वाभाविक स्थिति है। उस पार्टी में खींचतान नहीं हो सकती है जहां एक ही व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो और बाकी सारे कार्यकर्ता हों। शैलजा नेता हैं, बड़ी नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन पैन हरियाणा एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं है। अनिल विज 8वीं या 9वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने चुनौती 9वीं बार या 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतने की है। तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत नहीं होती है, तो पोस्ट इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, खबरों के खिलाड़ी में बात विधानसभा चुनावों की होना भी जरूरी है, और खास करके नजर हरियाणा पर, क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर एक अलग रार मची हुई है। हालांकि खुद जब आप भूपेंद्र हुड्डा को सुने या बाकी वरिष्ठ नेताओं को सुने तो उनका कहना है कि वो तो आलाकमान तय करेगा, जीतने के बाद विधायक दल तय करेगा, लेकिन लड़ाई जमीन पर है। ये वहाँ की जनता भी जानती है, पार्टी कार्यकर्ता भी जानते हैं, और खुद नेता भी जानते हैं। दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी में भी नजर आ रहा है, जहाँ पर बार बार अनिल विज आलाकमान के सामने ही ताल ठोक दे रहे हैं, ये कहकर के सीनियर नेता है, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, आलाकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर है। संदेश वहाँ भी दिया जा रहा है। इधर बागियों से भी कांग्रेस भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है। हाल ही में कांग्रेस ने 13 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया 6 साल के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी लड़ाइयों के बीच कांग्रेस हो या बीजेपी, किसका रास्ता थोड़ा सुलभ, थोड़ा आसान दिख रहा है। और खास करके ये मुख्यमंत्री को लेकर जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनावों के बाद काफ़ी मजबूत दिख रही थी और टक्कर देती हुई दिख रही थी, क्या ये लड़ाई कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी हैं हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं, शुक्ल साहब, राकेश शुक्ल सर हमारे साथ हैं, रामकृपाल सर हैं, पूर्णिमा जी हैं। आपसे मैं शुरुआत करूँगा। समीर सर, हरियाणा की लड़ाई बड़ी एक तो दिलचस्प तो हो गई है, लेकिन एक तरफ कुमारी शैलजा, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, फिर बागियों की अलग सिरदर्दी है। किस तरीके से गणित बन रहा है वहाँ पर? देखिए, आज शनिवार है और अगले शनिवार को हरियाणा में वोटिंग होने वाले 7 दिन के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गैप था वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ का चुनाव की राजनीति देखेंगे तो दोनों दलों के लिए विपक्ष से ज़्यादा अपने भीतरगाते से ज़्यादा चुनौती पेश होने वाली है। इस बार पहली बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि दोनों दलों में बहुत ज़्यादा बागी उम्मीदवार मैदान के अंदर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों को मना लिया था, कांग्रेस ने भी कुछ बना लिया है, लेकिन बड़ा वर्ग है जो अभी भी मैदान में डटा हुआ है। तो इस बार ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का समीकरण कैसे आपस में सेट होगा। बागियों के कारण सबसे बड़ा भीतरगात उन्हें समस्या पेश करने वाली है। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सरकार बनाए हो गए थे, 9.5 साल वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, फिर सैनी साहब को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया ओबीसी को। लेकिन वहाँ पर भी मुख्यमंत्री को लेकर हालांकि पार्टी ने कह दिया है कि सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अनिल विज कहते हैं कि भाई मेरी भी दावेदारी कम नहीं है, मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। राव इंद्रजीत सिंह खुद कह चुके हैं कि भाई अहिरवार बेल्ट से पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है। 2014 और 2019 में अहिरवार बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद की थी। जब मैं कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में आया तो मेरी बड़ी भूमिका निभाई है कांग्रेस छोड़कर आकर बीजेपी में, तो मेरी भी दावेदारी मुख्यमंत्री के रूप में बनती है। तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह की खींचतान है, लेकिन वहाँ क्लियर है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस में बहुत साफ है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें हुड्डा की जिस तरीके से पसंद को ध्यान रखा गया, निश्चित रूप से हुड्डा निर्विवाद सबसे बड़े नेता है। हालांकि सुरजेवाला भी इस बात को मान के चल रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उनके बेटे ने, आदित्य ने भी कहा कि मेरे पिता मुख्यमंत्री बनने की संभावना सारी मौजूद है। कुमारी शैलजा दलित है, तो वो भी चाहती है कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर भी विचार किया जाए, और चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें उसके नाम की भी चर्चा हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत स्पष्ट है, हालांकि नाम घोषित नहीं किया, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो हुड्डा ही मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत साफ है कि सैनी होंगे। लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को रैलियों के अंदर नजरअंदाज किया गया, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली हुई थी, वहां मनोहर लाल खट्टर नहीं थे। अभी जो सोनीपत में दूसरी रैली हुई थी, वहां पर मनोहर लाल खट्टर नहीं थे। तो वहां पर भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई कि मनोहर लाल खट्टर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, सैनी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोनों के अपने अपने समीकरण हैं।
ऊंट किस करवट पर बैठेगा नहीं कहा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस का पल्ला बहुत भारी है। जाट वोट बैंक एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में कर रहा है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि एक जाति का वोट किसी एक पार्टी को पूरा मिले। बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस के पास जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी मान के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो दलित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद शिफ्ट हुआ था काफी मात्रा में, जिसके कारण कांग्रेस 5 सीटें लोकसभा की जीत गई थी 10 में से, और 2 जो आरक्षित सीटें हैं सिरसा और अंबाला दोनों जीती थी कांग्रेस। तो वो कैसे दलितों को वापस लेकर आया जाए और ओबीसी वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ जाने से रोका जाए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खट्टर का कार्यकाल का जिक्र जरूर हो रहा, लेकिन खट्टर चेहरा नहीं है। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है उनके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने किसी घोषणा को लेकर उनके चुनाव में जाया जाए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पार्टी निर्भर रही थी कि उनके दम पर चुनाव लड़ी थी, वैसे ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर निर्भर है। लेकिन अगर ट्रेंड देखें तो 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो प्रदेश में हुड्डा की सरकार थी। 2014 से 24 तक नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर वो ट्रेंड अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत फाइट है। फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और अभी फिलहाल मुझे कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिख रही है। ठीक है अवधेश जी, मेरा बड़ा ये मानना है बीजेपी खास करके लोकसभा चुनाव में जिस वक्त मैं वहां पर घूम रहा था उस वक्त भी ये बातें बहुत थी कांग्रेस पार्टी को लेकर के। एक गुट है जो हुड्डा का गुट है, एक गुट है जो कुमारी शैलजा का गुट है, दोनों के बीच खींचतान चल रही है कैंडिडेट्स को लेकर कि भाई वो किसी को चाहती थी, ये किसी को चाहते थे, किसकी चली किसकी नहीं चली वो तो पार्टी हाईकमान जाने। अभी भी वही हालत रही है। कई बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इसी तरीके से रहे हैं। फिर अब बीजेपी ने एक तरीके से शैलजा को लेकर खास करके खुद जो मनोहर लाल खट्टर ने एक बात कही, अब एक माहौल बनाने की कोशिश की, तो जान सब रहे हैं वहाँ पर कि ये खींचतान है। ऐसे में जहाँ कांग्रेस खुद को मजबूत मानकर चल रही है, खींचतान कहीं झटका तो नहीं दे जाएगी और बीजेपी के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी है ही। ये प्रश्न आपका ठीक है, खींचतान। बाकी आप मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई हो, ये थोड़ा अभी तो थोड़ा अतिवादी प्रश्न था। भाई हरियाणा जैसे राज्य में लंबे समय बाद तक कुछ नेता सीना तानने लायक हुए हैं कांग्रेस में। लंबे समय से तो उसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा था ऐसा, तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक पार्टी में कोई व्यक्ति खड़ा होकर या किसी प्रकार से अपनी बात कहने का साहस करता है। बीजेपी में तो 7-8-9 साल तक सब भीतर ही भीतर छटपटाते रहे लोग। ये अलग बात है कि 2019 में जो है विरोध में खड़े होकर के 5 सीट हरा दिए और 5 सीट पर जीत गए विद्रोही जो है, और बाद में सपोर्ट कर दी और 5 सीट हरा दिए, ना तो बीजेपी को 55 सीटें आ जाती, मतलब 54-55 सीटें आ सकती थी। तो यही किया। देखिए इस समय हरियाणा का जो वो चुनाव है उसमें एक वातावरण कांग्रेस के अंदर है कि हमारी सरकार बन रही है। तो जब सरकार बनती है तो यह बहुत स्वाभाविक स्थिति है कि नेता ये अपने अनुसार पहले से कुछ ऐसी बातें करना, दावेदारी करना, हमारे लोगों को टिकट मिले, जीत के आए, कुछ ऐसी हमको हमारी भूमिका रहे कि लास्ट में जीत का श्रेय हमको मिले, या तो कास्ट के आधार पर हो, किसी के आधार पर हो। तो वो चल रहा है हरियाणा में इस समय। और भीतर भीतर सब कुछ रहते हुए भी आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप चाहे बाहर संदेश देने के लिए ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कई लोगों को ही भेजा कि करो, लेकिन प्रदेश इकाई ने कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी को तो हम नहीं दे सकते हैं, ये अगर आ गए तो कल हम ही को खाएंगे, आप लोगों को झेलना है तो झेलिए। ये ऐसे लोग नहीं है कि जिनको हम अपने आधार पर इनको आगे खड़ा करें। लोकसभा चुनाव में था तो 1 सीट हमने दे दिया, उस समय हमारा कॉन्फिडेंस कम था, अब तो हम चुनाव जीत रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस उस समय दिखा है, उस पार्टी में एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन जो है कि शैलजा का जो है कि अगर इतनी बड़ी नेता है, दलित है, अगर कुछ लोगों को टिकट चाह रही थी, टिकट अगर आपने नहीं दिया तो पार्टी के अंदर इतना तो होना चाहिए लोकतंत्र कि उनको बताया जाए कि हम इसलिए उनसे बात किया जाए कि उनसे हम टिकट नहीं दिया, तो उनको बताया नहीं गया। इस आधार पर है, इस आधार पर उनका विरोध है। बाकी कांग्रेस देखिए इस समय ज़्यादातर भारत की पार्टियां जो हैं उसमें ज़्यादातर नेता किसी पहले की तरह विचारधारा, सिद्धांत, मूल्यों के आधार पर पार्टी के लीडरशिप के साथ एक होकर के काम कर रहे हैं। और ये स्थिति पार्टियों में है नहीं। अपना पद, अपना कद, अपना प्रभाव, ये 3 चीज़ें हैं। और हरियाणा इसके लिए तो
मतलब आया राम गया राम तो छोड़िए, 1977 के बाद 80 में तो अटल जी का एक भाषण है कि भजन लाल जी एक ही रात में पूरी भजन मंडली के साथ जो है जनता पार्टी से चले गए और पूरी की पूरी सरकार वहाँ गिर जाती रही है। तो उसमें मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है कि जो कुछ हरियाणा में अभी दिख रहा है वो थोड़ा उससे सतह के अंदर ज़्यादा है, लेकिन एक स्वाभाविक स्थिति है। बाकी समीर जी ने बीजेपी पर बोल दिया है। भारत की राजनीति का कि इस समय लंबे समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि इस समय विचारधारा, जीवन मूल्य, सिद्धांत, बड़े लक्ष्य, पार्टी के आदर्श वो गौण हो गए हैं, जिसको हम लोग एक अभी आप ही क्या एक चर्च जिसमें हम लोग कहते हैं मौन हो गए हैं। और जो इसके परे चीज़ है, व्यक्ति की शान, व्यक्ति की आन, व्यक्ति की बान और व्यक्ति का पद प्रभाव और उसके साथ साथ कुछ और जिसको कह सकते हैं पैसा, वो ज़्यादा मायने रह गया है और ये हर पार्टी में हो रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व की समस्या ये होती है कि चूंकि केंद्रीय नेतृत्व भी इसी दिशा में होता है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करके उसको पटरी पर लाने की हैसियत नहीं रहती है, तो उसको ऊपर से पचरी की जाती है, समय पर विद्रोह होता है। वो कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं, बीजेपी में भी है, थोड़ा कम है। मैं आपके पास आ रहा हूं रामकृपाल सर, बड़ा है मैं जो बात अवधेश जी कह रहे हैं या समीर जी कह रहे हैं, लड़ाई बीजेपी में भी है, लड़ाई कांग्रेस में है, लेकिन लोकसभा के नतीजे ने एक नया उत्साह कांग्रेस के अंदर भरा हुआ है। पर ये जो आपसी खींचतान लगातार मची हुई है, आला कमान क्या उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है? अच्छा, बीजेपी में कम से कम एक थोड़ा कह सकते हैं कि डर कह लूँ मैं इसको, मान लीजिए कि कम से कम आप बयान दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये ज़रूर कहते हैं कि आला कमान तय करेगा, लेकिन यहाँ तो पूरी खींचतान कांग्रेस में नजर आ रही है। देखिए, खींचतान सभी पार्टियों में है। सबकी महत्वाकांक्षा है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी और कोई जीवंत पार्टी है तो उसमें महत्वाकांक्षी लोग होंगे ही। केवल उस पार्टी में खींचतान नहीं हो सकती है जहां एक ही व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो और बाकी सारे कार्यकर्ता हों। ऐसा होता नहीं है। अमूमन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या बीएसपी, राष्ट्रीय पार्टियां अगर कोई भी होगी तो उसमें होंगे। एक मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, नहीं आप बोलिए। जैसे यहाँ एक कई बार कहा गया कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव क्यों नहीं कराया। अब मुझे भी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा देना चाहिए था, वो हरियाणा का भी, हरियाणा के साथ ही। तो कम से कम इतना जितना हरियाणा को आजकल टाइम आप भी दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, कल्पना कर लीजिए अगर महाराष्ट्र के साथ होता तो हरियाणा को इतने नज़दीक से तो हम लोग विश्लेषण नहीं करते, कभी नहीं हुआ। तो ये अच्छा है कि एक तरह से कि हरियाणा को आगे आने के लिए इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए कि उसके चलते हरियाणा को इतना मिल रहा है। रही बात क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन अभी जिक्र किया था विनोद ने भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और वो इतना विश्लेषण चलता रहा, इतना विश्लेषण चलता रहा। हालांकि मेरे अंदर दुगदुगी थी कि मैं नहीं मानता था, लेकिन बहुमत को देख करके मैं भी समझ गया कि बिल्कुल कांग्रेस की लहर चल रही है। जितने भी लोग आते थे लहर चल रही है। और काउंटिंग के दिन कुछ वो तब तक लोग कहते रहे कि लहर ही चल रही है, वो 12 बजे के बाद उन्होंने लहर कहना बंद किया। तो भाई देखिए, ये फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई हर जगह। कांग्रेस में 70 विधानसभाओं के कैंडिडेट हुड्डा जी के हैं। आप समझ लीजिए, जब 90 में 70 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हुड्डा के हों, हाँ, तो उसमें फिर ये सोचना कि कौन कर लेगा, आला कमान फैसला कर लेगा, भला कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीतेगी तो हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। अब वो जीतती है नहीं जीतती है, क्या होता है नहीं होता है, मैं कोई फोरकास्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जैसे बहुमत चूंकि इतना है, सब लोग कांग्रेस तो आ ही रही है, कांग्रेस तो आ ही रही है, तो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक हम पीछे खड़े हैं। ठीक भाई, आ ही रही है। ठीक है सर। विनोद सर, अगले हफ्ते चुनाव होंगे, इसी दिन हो रहे होंगे, मतदान हो रहा होगा, कहाँ खड़ी है कांग्रेस बीजेपी, और जो लड़ाई हम देख रहे हैं अभी लगातार हरियाणा में? चले गए हमारे अवधेश जी, तो सुमित्रा नंदन की एक कविता है, उसकी 2 लाइनें सुना के मैं अपनी बात शुरू करूँ। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझे भेजता मौन। तो पता नहीं निमंत्रण कौन किसको दे रहा है, जनता किसको देती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चुनाव किसी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं होता है, और रामपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उस समय
हम सारे लोग हाँ। मीडिया में, ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो मान के चल रहे थे हाँ। कि कांग्रेस आ ही रही आई है, रही है। एक उत्कर्ष चतुर्वेदी को छोड़ करके, जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर ऐसा नहीं है। और बाकी राजस्थान में मान रहे थे कांटे की टक्कर है और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल जाएगी मध्य प्रदेश में बीजेपी को, किसी ने कहा ही नहीं था। हाँ। कुछ लोग कह रहे थे टक्कर है, टक्कर है, 2-4-6 सीटें जा सकती हैं, सारी बात। लेकिन हुआ तो, इसलिए किसी चुनाव में केक वॉक नहीं माना। इसी तरह लोकसभा चुनाव में 325 तो बीजेपी को सब दे रहे थे और एनडीए को 400 तक पहुंचा ही दिया था सबने। और जो प्रदीप जी, ये सॉरी रामकुमार जी ने जो कहा, तो लोकसभा चुनाव में कुछ लोग ऐसे थे, हम लोग बैठे थे, राकेश जी थे एक चैनल पर, कि वो 12 बजे तक कर रहे थे अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी उत्तर प्रदेश 70+ होने वाले हैं बाकायदा। और बड़े तो इसलिए जो है, मुझे भी देखिए, मैं ठीक है, परसेप्शन बन गया, मान लीजिए लोकसभा चुनाव के नतीजों से लग गया कि हाँ भाई कांग्रेस से अच्छी है, लेकिन बीजेपी भी वो पार्टी है जो आखिरी बॉल तक बैटिंग करती है। मैं बार बार कहता हूँ, नतीजा कुछ भी हो, तो बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है, कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाए हुए है। जहाँ तक खींचतान की बात है, भी समीर जी ने बहुत डिटेल में बता ही दिया है, बीजेपी का भी बता दिया। मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक वहाँ भी है, मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक यहाँ भी है। लेकिन एक मैं उदाहरण दूंगा, देखिए हरियाणा की जनता का, मैंने जितना हरियाणा कवर किया है, 1987 से मैं शुरू करूंगा। 1987 में जब चौधरी देवीलाल, जैसे गैर जाट वर्सेस जाट, गैर जाट कहा जाता है, तो देवीलाल के साथ जाटों का पूरा वो था समर्थन। लेकिन 90 में से 85 सीटें आई थी देवीलाल जी के गठबंधन की, और कांग्रेस की 5 सीटें थी, एक तरफा बिल्कुल। क्यों? तो उसमें जाट और गैर जाट सब एक साथ वोट किए थे उनके लिए। ऐसा नहीं है कि खाली जो है जाटों ने देवीलाल जी को 85 सीट दिला दी थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ, तो वही चौधरी देवीलाल जो 1989 में 3 जगह से जीते थे लोकसभा का चुनाव, वो अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गए। लोकसभा का तो हारे, विधानसभा भी हार गए 3 साल बाद। तो जनता का फैसला बड़ा होता। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार बनी एक तरफा, फिर बंसीलाल जी एक तरफा जीते। फिर 2004 में जब चुनाव हुए, तो भजन लाल बहुत बड़े नेता थे, हुड्डा से बड़े नेता थे, हुड्डा जी भी थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के पिताजी वो थे, और शैलजा भी तब यंग नेता थी। तब भी लड़ाई, और जब कांग्रेस की 65-67 सीटें आई एक तरफा, तो भजन लाल सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, और भजन लाल जी नाराज हो गए, अलग बैठ गए, पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो ये होता है। आज की तारीख में हुड्डा जी निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा टिकट उनके लोगों को मिले हैं, सर्वमान्य नेता हैं वो, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद क्या समीकरण बनता है, कैसा बनता है, ये सही हम सबको लग रहा है। अगर कांग्रेस सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि देखिए पैन हरियाणा नेता कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। शैलजा नेता हैं, बड़ी नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन पैन हरियाणा एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं है। वो सिरसा अम्बाला क्षेत्र की, और दलितों में भी जो जाटो समाज है उसकी वो ज़्यादा बड़ी नेता है। बाकी दलितों के साथ उनका उतना वो नहीं है। ये हरियाणा की सच्चाई है। हम लोग, और एक बात मैं कंक्लूड करूँगा, घंटी तो बज गई है, कि मैनेज जो आपने कहा ना कि मैनेज तो कर लिया कांग्रेस ने अभी फिलहाल बात। अब देखिए शैलजा हुड्डा एक मंच पर आ गए, राहुल गांधी गए, दोनों रैलियों में उन्होंने शामिल किया, दोनों साथ बैठे। तो ये मैनेजमेंट, तो शैलजा ने कहा कि तिरंगे में लिपट के जाऊंगी मैं, मेरे पिताजी भी हो रहे। तो फिलहाल मैनेजमेंट हो गया है। चुनाव के बाद क्या मैनेजमेंट होता है ये तो हम लोग देखेंगे। तो अभी तो मैनेजमेंट कर लिया है, अभी का मैनेजमेंट हो गया। नतीजों की बात एक बार मैं राकेश सर और पूर्णिमा जी के पास आऊँ, उसके पहले जल्दी से एक बार कमेंट्स पढ़ देता हूँ। देखिए नवीन गोयत है, जो बात आप कह रहे थे सर, 90 में से 78 हुड्डा के चहेतों को टिकट मिले हैं, वो तो हुड्डा को सीएम चुनेंगे, शैलजा को नहीं। शैलजा को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। आर.के. सिंह हैं, उनकी तरफ उन्होंने लिखा है कि दलितों का दमन कांग्रेस राज में ही हुआ है, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड भूल गए हैं क्या? तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। राकेश जी को लगता है कि कुमारी शैलजा अगली सीएम होंगी। बीरेंद्र सिंह है, हरियाणा में हुड्डा का इफेक्ट है, राहुल का नहीं, ये उनका कहना है। देखिए ये भी एक पॉइंट है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। राकेश कुमार हैं, वो लिखते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, 2 बार सीएम रह गए हैं और हरियाणा में अब किसी दूसरे चेहरे को सीएम पद का मौका देना चाहिए। इससे साफ साफ दिखता है। और इनके प्रत्याशी भी अपने भाषण में लूट खसोट की बातें जनता से करने लगे हैं। ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर पर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। सुरेंद्र हैं, वो लिखते हैं हरियाणा की अगली मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा जिंदाबाद। बलराज शिवखंड है, वो लिखते हैं कुमारी शैलजा हुड्डा की चाल में फंसती जा रही हैं, हुड्डा जो चाह रहे हैं वही होता जा रहा है, शैलजा हुड्डा का रास्ता आसान करती जा रही है। देखिए आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, जो खास करके बहुत नज़दीक से चुनाव को देख रहे होते हैं और बीच में होते हैं चुनाव के।
कुछ समर्थक भी हैं, कुछ अपनी राय भी रख रहे हैं, तमाम तरह के लोग हैं। जो हमारे दर्शकों का कमेंट है उसमें बहुत सारे सवाल हैं कि शैलजा जो है हुड्डा के जाल में फंस गई, हुड्डा को हट जाना चाहिए, उम्र हो गई है, किसी और नए फेस को मौका देना चाहिए। तो ये सवाल पार्टी के अंदर भी उठ रहे होंगे जब आम लोग अगर कमेंट करके इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं राकेश सर, और बीजेपी के लिए भी होंगे बहुत सारे ऐसे सवाल। वहाँ विषय आ रहा है कि दो मुख्यमंत्री पद के दावेदार, दो मुख्यमंत्री पद के, एक भाजपा से अनिल विज जी और कांग्रेस से शैलजा जी, दोनों में अंतर समझिए। अनिल विज जी को पता है कि 14 के बाद मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको ऊपर वाले चाहेंगे। अनिल विज 8वीं या 9वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने चुनौती 9वीं बार या 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतने की है। तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही उदाहरण बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब संघ के एक संगठन महामंत्री गए थे विधानसभा चुनाव लड़ने, तो उन्होंने कहा था मनोहर लाल खट्टर जैसे मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद भी वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो अनिल विज की कहानी ये है, लेकिन शैलजा जी की कहानी अलग है। शैलजा जी की कहानी ये है कि वो कांग्रेस के कमज़ोर नब्ज को दबा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरह से दलित एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही, और शैलजा जी अब उस पर सवार होना चाहती हैं। यदि आप दलित के इतने हिमायती हैं तो दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। तो दलित और महिला, तो वो कुल मिला के कांग्रेस को उस नब्ज को दबा के बैठ गई हैं। भले ही मंच पे मुझे लगता है हुड्डा और शैलजा जी साथ दिखे, तो कहते हैं ना कि गले मिलना और दिल मिलना दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों के समर्थकों को पता है कि मंच साझा करने के बाद भी दावेदारी किसी की कमज़ोर नहीं हुई है। विनोद जी ने जो कहा तो सच्चाई है कि 2005 की घटना भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की घटनाएं करती रही है। कांग्रेस की तरफ से दो आला कमान है, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका वाड्रा। तो दोनों आला कमान के बीच में सवाल ये आता है कि हिमाचल की आपने विषय उठाया, हिमाचल में दो आला कमान के दो लोग हैं, विक्रमादित्य जी जो हैं वो प्रियंका की हैं और सुक्खू राहुल के हैं। यहाँ पे दोनों राहुल के हैं, शैलजा जी भी राहुल के हैं, हुड्डा जी भी राहुल के हैं। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पे आला कमान के लिए मान लीजिए यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, बहुमत आता है, तो सबसे बड़ा जो चुनौती होगी वो होगी चेहरा चयन करने में। और उसमें मुझे लगता है यदि हुड्डा जी को हटाया गया तो दिक्कत होगी, और शैलजा जी को नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को फिर से दिक्कत होगी। यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। और भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस वहाँ चेहरे पे चुनाव लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सोशल इंजीनियरिंग पे चुनाव लड़ रही, 48%, 21% और 27%, ये वहाँ का पूरा फिगर है। कांग्रेस सोच रही कि 27 और 21 यानी दलित और जाट को हम लेके चलेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। भाजपा सोच रही कि ओबीसी और दलित को यदि हम लेके चलेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो ये जो सारा समीकरण, सारा जो खेल चल रहा है, वहाँ सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक समीकरण का चल रहा है। इसलिए वहाँ नायब सिंह मायने नहीं रखते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मायने रखते हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, जो हरियाणा की लड़ाई है, सबकी बात कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। कांग्रेस में कुछ और भी लड़ाई आप देख रही हैं? बीजेपी का तो जो है वो सामने है, बीजेपी भी एक तरीके से नायब सिंह सैनी के चेहरे पर जा रही है, लेकिन हुड्डा हैं, शैलजा हैं। क्या अब वक्त नहीं था कि शैलजा को आगे आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी हमारे उम्र का सवाल उठा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। देखिए आदर्श जी, हमें बहुत दिन पुरानी बात नहीं हुई है, मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था और जिस तरह से कमलनाथ को सब मान के चल रहे थे और बिल्कुल एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला की तरह उनके चेहरे को आगे करके कांग्रेस लड़ रही थी, और कैसी फिर बाजी पलटी और क्या क्या हाल हुआ कांग्रेस का सबने देखा। तो कहीं वैसा ही रिपीट ना हो जाए, हुड्डा जी के साथ सब इतना भरोसा उनके ऊपर लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो टायर्ड एंड रिटायर्ड वाला मामला हो जाए और यहाँ भी बाजी पलट जाए। क्योंकि जिस तरह से खींचतान चल रही है शैलजा के बीच में, हुड्डा के बीच में, ठीक है मंच पे दोनों बैठ गए आके, लेकिन जैसे किसी को मैंने कहते सुना कि वो दाएं बैठी थी तो वो दाएं देख रही थी, वो बाएं बैठे थे तो बाएं देख रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ कभी नहीं देख रहे थे। दोनों बात कर रहे थे, साथ में इकट्ठे देखे, वो आपस में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं की। तो ये जो आपस की जो खींचतान है ये क्या रूप लेगी? और ऊपर से मनोहर लाल खट्टर ने वो एक पासा फेंक दिया था कि अगर शैलजा को वहाँ अपमानित होना पड़ रहा है तो वो हमारे तरफ आ जाए। तो ये पोस्ट इलेक्शन अगर किसी कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत नहीं होती है तो पोस्ट इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शैलजा को देखना पड़ेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ है। और
हमने लोगों को पाला बदलते देखा है। दूसरी एक चीज़ जो हम बिल्कुल चर्चा में नहीं ला रहे हैं, वो एक तीसरा जो गठबंधन भी है इस चुनावी मैदान में, INLD का और वो आज़ाद पार्टी और बाकी जो लोग हैं साथ में। तो हम ये जेजेपी और हम ये मान के क्यों चल रहे हैं कि जितना का जितना दलित वोट है वो सारा एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हम BSP को, INLD को और उनको आज़ाद की पार्टी को क्यों बिल्कुल अनदेखा कर दे रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उनकी जमीन जरूर है वहाँ पे, और उसमें गोपाल कांडा की भी पार्टी शायद सेम गठबंधन में शामिल है। तो गोपाल कांडा के बारे में मैंने सुना था, उन्होंने कोरोना के वक्त में, उनकी जो भी इमेज हो अदरवाइज, बट कोरोना के काम में उन्होंने लोगों के बीच जाके बहुत काम किया है, तो एक उनकी भी थोड़ी सी पॉजिटिव इमेज बनी है। तो क्या वो बिल्कुल ही वोट नहीं काटेंगे? और अगर काटेंगे तो वो किसका नुकसान करेंगे? डेफिनेटली वो बीजेपी का उतना नहीं करेंगे नुकसान जितना कि कांग्रेस का करेंगे। कांग्रेस का दलित वोट अगर कटेगा तो कांग्रेस का नया वोट कौन सा? मान लीजिए जाट एक मुश्त दे भी देते हैं, तो क्या सिर्फ जाट वोट से कांग्रेस सरकार बना सकेगी? ये एक अपने आप पे देखने वाली होगी। दूसरा, जिस तरह से सैनी के ऊपर बीजेपी ने दांव लगाया है, तो उसको OBC वोट तो मोरलेस लग रहा है कि मिलेगा, चाहे बेशक सैनी अपनी पहचान ना बना पाए हों बहुत ज़्यादा, बट बीजेपी के साथ जो OBC तबका जुड़ा है, जो पिछले दिनों में जुड़ा है, वो शायद उनके तरफ ज़्यादा खिंचेगा बशर्ते कि कांग्रेस की तरफ। तो दूसरा, आम आदमी पार्टी भी अभी मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी वोट किसका काटेगी? ज़्यादा कांग्रेस का ही काटेगी। तो बिल्कुल ये मान के चलना कि हुड्डा की सरकार बनी रही है और कांग्रेस वहाँ पे वापस आ ही रही है, ठीक है, माहौल कांग्रेस के फेवर में जरूर दिख रहा है, लेकिन जब ये छोटे मोटे जो समीकरण होते हैं, जब प्ले में आते हैं, तो वो बाजी पलट जाती है कभी कभी। और मुझे लगता है कि हम सबों को इंतजार करना चाहिए कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या होने वाला है। जी, जल्दी से। आमतौर पर तो मैं पूर्णिमा जी की बात से सहमत होता हूँ, ना थोड़ा सा मेरी असहमति है। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, आम आदमी पार्टी टोटली रूरल फैक्टर में जीरो है, वो शहरों में थोड़ा बहुत उसका आधार है। और जो कांग्रेस का मेन वोट बैंक है, उसमें आम आदमी पार्टी जो है का असर कम है, उसका बीजेपी के शहरी वोट पे ज़्यादा असर है। वैसे आम आदमी पार्टी का फैक्टर नहीं है वो हरियाणा में, ये आप मान के चलिए। जेजेपी की जहाँ तक बात है, जेजेपी और चंद्रशेखर का जो वो है, वो बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गया है। जेजेपी खास करके दुष्यंत की जो इसे जो किसानों वाले मुद्दे पर, पहलवाने वाले मुद्दे पर जो दुष्यंत का, इससे दुष्यंत के लिए अपना चुनाव चुनौतीपूर्ण बन गया, मुश्किल हो गया। तीसरा, जो BSP और NLO का गठबंधन है, वो जरूर कुछ सीटों पर अपना उसने प्रभाव बढ़ाया है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह पूरे समय सरकार का विरोध किया और किसानों के मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर खुल के स्टैंड लिया, तो उनके प्रति एक देवीलाल जी का जो वो विरासत है, उसका एक सहानुभूति है। BSP की जहाँ तक बात है, BSP का अपना तो 3 से 4%, 5% वोट हरियाणा में हमेशा रहा है, इंटैक्ट रहा है, वो आज से नहीं, शुरू से है। और पिछला चुनाव भी BSP ने NLO के साथ गठबंधन करके ही लड़ा था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, लेकिन उसका कोई बहुत असर इसलिए नहीं पड़ा था। और तब मायावती जी अपने पीक पे थी। आज मायावती जी का मामला बिल्कुल डाउनफॉल है, इसलिए हरियाणा का जो दलित है मेजॉरिटी, वो मायावती जी की तरफ नहीं देख रहा है, वो या तो कांग्रेस तरफ देखेगा या बीजेपी की तरफ देखेगा। वो जो पार्टी उसमें है, फ्रेम है, लड़ाई में, हमेशा जो है वोट जो होता है वो उस तरफ जाता है जो प्लेयर होते हैं, और वहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी दो ही बड़े प्लेयर हैं। तो जाहिर सी बात है, और वोटर इस बारे में ही सोचेगा। लेकिन देखिए, सबकी राय आपने सुनी है, और जो लड़ाई है किस तरीके से अब धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि 5 अक्टूबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब अगले हफ्ते इसी शनिवार को वहाँ पर वोटिंग हो रही होगी, जिस वक्त आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और अगले हफ्ते जब हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे उस वक्त वहाँ पर मतदान हो रहा होगा। और जाहिर सी बात है, जनता फैसला तय कर देगी। लेकिन क्या समीकरण हो सकते हैं, क्या किस तरीके से पार्टी की रणनीति चल रही है, और कौन आगे पीछे दिख रहा है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बहुत दिलचस्प होने वाला है परिणाम, क्योंकि बहुत सारे समीकरण, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे अभी विपक्ष में कांग्रेस हो, उन सब के आसपास इस तरह के समीकरण हैं कि कई बार मजबूत दिखते हैं, कई बार वही लगता है समीकरण कमज़ोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।